जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए, समझिए। हु डिफाइंस इंटेलिजेंस एज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एमिटिंग contextually appropriate behavior at those regions in experimental continuum that involve response to novelty, automatization of information processing as a function of meta components, performing components, knowledge acquisition components। ध्यान से आंसर करो। ये थ्योरी आपने कर रखी है और ये कोई टाइप थ्योरी नहीं है। सवाल देखो क्या कह रहा है। अब देखो ये सवाल का आंसर, ठीक, इसका आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने त्रिचापीय सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। त्रिचापीय सिद्धांत पढ़ा है आपने, है ना, जिसको हम ट्राइआर्किक थ्योरी बोलते हैं बेटा। और ये प्रोसेस थ्योरी है बेटे। प्रोसेस थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो ये बताती, ये फैक्टर थ्योरी नहीं है, कारक सिद्धांत नहीं है बेटे। स्टर्नबर्ग करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। अब मैंने जिस तरीके से आपको थ्योरी पढ़ाई है, आप देखो उसमें आपको क्या क्या शब्द मिलते हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट यहां से पहचानो, नॉवल्टी यहां से पहचानो, ऑटोमेटाइजेशन यहां से पहचानो, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ ही रहा है बार बार, मेटा कंपोनेंट यहां से पहचानो, देख रहे हो, नॉलेज कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। कौन सी थ्योरी में है ये सारी चीजें? कौन सी थ्योरी में है ये बेटा सारी चीजें? स्टर्नबर्ग की थ्योरी में है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी में है बेटे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टर्नबर्ग, ठीक है। अब आप इसको आज रिवाइज मार लेना, ठीक है। और जब आप स्टर्नबर्ग को रिवाइज करोगे, उसी के साथ में मैंने आपको 3D मॉडल भी कराया बेटा। अब ये दो अलग अलग सिद्धांत हैं, ट्राइआर्किक थ्योरी अलग है, त्रिचापीय सिद्धांत अलग है, और 3 डायमेंशनल सिद्धांत अलग है। 3 डायमेंशनल अलग है। 3 डायमेंशनल किसका है बताओ जरा? 3 डायमेंशनल जिसमें आप ये 3 चीजें पढ़ते हैं, कंटेंट, ऑपरेशन या प्रोसेस, और प्रोडक्ट, है ना। गिल्डफोर्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो वो भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। चलिए, अच्छा, इसी में सवाल कई बार क्या बन जाता है आपको ध्यान है? 150, 120, 180, 210, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके टोटल बताओ जरा? कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं गिल्डफोर्ड के में? 36 पंजे, 6 गुणा 6 गुणा 5 बनते हैं ना बेटा। अब 6 गुणा 6 गुणा 5, देखो मुझे नहीं पता आगे आने वाले सवालों में इस पे सवाल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको यहीं पे रिवाइज कर लो बेटा, ठीक। 180, ठीक है। 180 करेक्ट आंसर है। और 210 नहीं हुए हैं, और ये भी ध्यान रखो ये 180 कब हुए हैं? रिसेंट में ही हुए हैं, ठीक है। पूर्णिमा जी नमस्कार, तबीयत ठीक है? सब खैरियत, घर परिवार ठीक है भैया। डैश खाली स्थान से शुरू है ये। डैश थिंकिंग इज a टाइप ऑफ थिंकिंग that helps a person in stepping aside from his own belief, prejudices and opinions to sort out the facts and discover the truth even at the expense of his basic belief system। इसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, क्रिटिकल कहेंगे, एनालिटिकल कहेंगे। ऐसा चिंतन
व्यक्ति को स्वयं के विश्वासों, पूर्वाग्रहों, विचारों से अलग हटकर तथ्यों को सुलझाने, सच्चाई की खोज करने में मदद करता है। मतलब मूल निवास, हाँ एक तो ये शब्द आजकल बहुत चढ़ा हुआ है, मूल विश्वास प्रणाली की कीमत पर भी। क्रिटिकल थिंकिंग इसका आंसर है, क्रिटिकल थिंकिंग इसका आंसर है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एनालिटिकल, ये सब आप जानते हो। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट पर कई बार मतलब वही अभिसारी और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट पर कई बार सवाल आ जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट को रिलेट कर देते हैं हम क्रिएटिविटी से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट पर। मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, संज्ञान का संज्ञान, इन्वॉल्व्स 3 काइंड ऑफ नॉलेज। कौन कौन सी नॉलेज है मेटा कॉग्निशन में? 3 प्रकार के ज्ञान शामिल हैं। कौन कौन से ज्ञान शामिल हैं बताइए? DCP ध्यान रखें इसमें, डिक्लेरेटिव, कंडीशनल, प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? डिक्लेरेटिव नॉलेज है नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एज ए लर्नर, राइट? क्या चीज इंफ्लुएंस करेगी मेरी परफॉर्मेंस को, इसका ज्ञान, ये है डिक्लेरेटिव नॉलेज। सी से मैंने कहा कंडीशनल नॉलेज, मतलब नॉलेज अबाउट व्हेन एंड इन व्हाट कंडीशंस सर्टेन नॉलेज इज यूजफुल। प्रैक्टिकल, किन किन कंडीशन में उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रोसीजरल नॉलेज मतलब, प्रोसीजर का मतलब होता है स्किल से रिलेटेड, ठीक है जी, स्ट्रेटजी से रिलेटेड। नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, चीजों को करना कैसे है, इसका ज्ञान प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव, कंडीशनल, प्रोसीजरल, या डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, कंडीशनल, आगे कैसे ही कर लीजिए बेटे आप इसको। ठीक है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, कंडीशनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आए लर्निंग थ्योरीज पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वॉटसन, स्किनर, एरिक्सन, पैवलोव। आपको मालूम है क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव, वॉटसन व्यवहारवाद का जनक, एरिक एरिक्सन 8 अवस्था वाली सोशल डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। नेक्स्ट पर आ जाओ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में which statement is true about cognitive learning theory? It is based on the cognitive model of human behavior. It emphasizes on the free will and positive aspect of human behavior. Both या none of these? बोलो क्या आंसर होगा? दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं श्रीमान जी। ठीक है, ठीक। When the likelihood of carrying out a behavior is increased by simply watching the behavior and its consequences being reinforced by someone else। देखो, एक तो मैं इसको पहली बारी में लाल कर देता हूं पूरा। likelihood of carrying out a behavior increased by simply watching the behavior and its consequences being reinforced by someone else। चलिए, इसमें आपको बैंड्यूरा की थ्योरी नहीं दिख रही है? बताइए बेटा, बैंड्यूरा, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, बैंड्यूरा इंतकाल, मतलब अभी रिसेंटली इनकी 21 में डेथ हुई है। ठीक है, बैंड्यूरा का एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। यूपीएचएससी में कई बार नाम ही पूछ लेते हैं सिर्फ। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था बेटे, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल, हाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी वो। ठीक है, आपको ध्यान होगा। अच्छा, कई बार वो सवाल पूछ लेता है कि उसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था। अब बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब क्योंकि वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक समूह में तो एग्रेशन था और दूसरे में वो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एग्रेशन। मतलब जो वो हीरो आया बच्चों के सामने जो व्यवहार कर रहा था, आक्रामकता। ठीक है,
ध्यान रखना। नेक्स्ट पर आ जाओ। हु डिस्कवर्ड दैट पीपल कैन लर्न न्यू इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियर्स बाय वॉचिंग अदर पीपल, ऑल्सो नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी। अभी तो किया हमने, एल्बर्ट बैंड्यूरा। Albert Bandura's famous Bobo doll experiment focused on what type of social behavior? Silliness, laziness, aggressiveness, quietness. अभी किया बेटा, राइट। अब मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को जो समय जो सवाल चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो चीजें मुझे मालूम होती, ध्यान आती, मैं उसी टाइम पर बता देता हूं। अभी हमने किया है आक्रामकता, ध्यान रखेंगे। इसी सवाल को कई बार वो वेरिएबल के रूप में पूछ लेता बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। इज ए लेवल ऑफ एनालिसिस दैट एम्स टू अंडरस्टैंड सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिना बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाई देम। नाइस क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल फिनोमिना बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाई देम। सोशल कॉग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल मोबिलिटी या सोशल फिनोमिना, क्या कहेंगे उसको हम? देखो, लेवल ऑफ एनालिसिस दैट एम्स टू अंडरस्टैंड सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव। अब बताओ, इसके अलावा तो उत्तर कुछ नहीं होगा, सोशल कॉग्निशन। चलिए, बहुत बढ़िया। अनुभूति नहीं, संज्ञान, ठीक है। गाइडेंस, काउंसलिंग की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। गाइडेंस रेफर्स टू एन एडवाइस प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, अ प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय काउंसलर इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर एक में बोथ ए एंड बी होगा बेटा। मेरा दोस्त मेरे को ये कहता है कि भाई तू सिगरेट बहुत पीता है, छोड़ दे। दोस्त कह रहा है सिगरेट बहुत पीता है, छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। एक डॉक्टर मेरा एक्सरे देखता है, मेरे कई टेस्ट कराता है, उसके बाद बताता है कि प्रोफेसर साहब ये स्पॉट आए हुए हैं आपके एक्सरे में, फेफड़ों में, और ऐसे ही चलेगा, शुगर तुमको पहले से है, इस चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, किडनी बैठ जाएगी, ये सब हो जाएगा। दोनों मुझे कुछ ना कुछ बता रहे बेटा। सवाल छोड़ दो, पहले सवाल छोड़ दो, ठीक है। इस सवाल को छोड़ दो। कौन सी प्रोफेशनल एडवाइस है पहले ये बताओ, कौन सी प्रोफेशनल एडवाइस है पहले ये बताओ मुझे, और कौन सी गाइडेंस है ये बताओ मुझे। सिर्फ सिंपल इस सवाल के लिए हम बात कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको बोला जब भी कहीं ऐसी दुविधा आए तो स्टिक टू योर बेसिक, एकदम बेसिक से चिपक जाइए, है ना। डॉक्टर की एडवाइस प्रोफेशनल है, राइट, है ना। अब सेम यही चीज व्यवहार को लेकर के हो, बिहेवियर को लेकर के हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाएं और उसके बाद में ये सलाह दी जाए कि भाई आपको डॉक्टर से भी मिलना है क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ है। समझ में आ रही चीज है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब की बात सुननी पड़ेगी कि नहीं, है ना। समझ में आ रही चीज, राइट। इस सवाल का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हम इन चार में से बेटा ऑप्शन ए रखेंगे। ध्यान रखना, ये वो सवाल है जो क्वैश हो जाते हैं, ये वो सवाल है जो कई बार आप कहते हैं ना हमारे वो क्वेश्चन सही थे लेकिन वो 2 क्वेश्चन हट गए, वो 2 क्वेश्चन नहीं हटते तो हम पढ़ा रहे होते कॉलेज में। समझ में आई चीज? इसका करेक्ट आंसर जो है वो बेटा ए ऑप्शन है। जिन जिन ने ए दिया था सही है, जिन जिन ने सी दिया था आप इसको एक बार फिर से समझिएगा जिस तरीके से मैंने बात बताई है आपको। नेम द पर्सन हु क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट, ये जो मार्गदर्शन गाइडेंस मूवमेंट, ठीक है। फ्रैंक पार्सन्स, हमने बताया आपको कि भाई आइडिया ऑफ बेसिकली पार्सन जो था वो करियर से रिलेटेड,
काम उसका ये था कि भाई मैच करना है आपको। देखो बड़े ध्यान से समझो चीज को, बहुत सिंपल है। जैसे हम मैचिंग टाइप क्वेश्चन करते हैं ना, अगर हमें मैच करना हो करियर, टैलेंट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है फ्रैंक पार्सन को। वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट, ठीक है, और उसने डेवलप करी टैलेंट मैचिंग अप्रोच, टैलेंट मैचिंग अप्रोच, ठीक है जी। कई बार सवाल आता है ट्रेट या फैक्टर थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस, ये भी नोट कर लीजिए। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आप करते हैं ना, ट्रेट और फैक्टर थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस, ऑक्यूपेशनल चॉइस, ये थ्योरी भी का क्रेडिट भी फ्रैंक पार्सन को जाता है बेटा। पार्सन दो हैं, एक ये फ्रैंक पार्सन है, एक टैलकॉट पार्सन है। टैलकॉट पार्सन किस में पढ़ा है तुमने, बताओ जरा। टैलकॉट पार्सन आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है, सोशियोलॉजी में पढ़ा है, फिलॉसफी में पढ़ा है, किस में पढ़ा है? टैलकॉट पार्सन। मैं देखूं जरा ध्यान है कि नहीं है। ठीक है जी। काउंसलिंग रेफर्स टू प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर, एडवाइस बाय एल्डर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा काउंसलिंग का? अभी किया हमने, बहुत बढ़िया। फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म सोशियोलॉजी में, नहीं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी में। इसका उत्तर करिए। जैसे हमने गाइडेंस का आंसर किया ऐसे ही इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा बेटा, ठीक है, ए एंड बी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिविजुअलिटी, एम्पैथी, प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट, जजमेंटल। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या चीज करने से मना किया जाता है? अभी पिछली क्लास में भी हम यही बात कर रहे थे। देखो भाई, एम्पैथी, एम्पैथी आपको मालूम है कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां जहां कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, एक वहां वहां आप ये समझो कि एम्पैथी का प्रिंसिपल आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी भी। नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट डज ए स्कूल काउंसलर डू? विद्यालय की जो काउंसलर मैडम है वो क्या क्या करती है? हेल्पिंग स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक गोल्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट इन देयर करियर डेवलपमेंट। आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट पर आ जाइए। द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस का मेन एम क्या होगा? इट असिस्ट द pupils in making educational choices, yes. It guide pupils to achieve maximum educational growth and development according to their own approaches. ये भी सही है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ। Dash guidance is the process of assisting individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon and progress in it. एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल या इमोशनल? तो जाहिर सी बात है, जब हम चॉइस ऑफ करियर की बात करते हैं तो वोकेशनल, वोकेशनल आएगा, ठीक है, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा ध्यान से। इन विच गाइडेंस द काउंसलर इज नीदर टू एक्टिव एज इन डायरेक्टिव गाइडेंस नॉर टू पैसिव एज इन द नॉन डायरेक्टिव गाइडेंस। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए थोड़ा सा। ही जस्ट फॉलोज द मिडल पाथ बिटवीन दीज टू। गाइडेंस काउंसलिंग के और सवाल भी अलग से कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। कौन सी? एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब ही क्या है? भानुमति का कुनबा। एक्लेक्टिक मतलब मिश्रित, जिस जिसका अच्छा अच्छा जो जो है वो हमने ले लिया, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाओ। डैश काउंसलिंग थेरेपी इज बेस्ड ऑन लैबोरेटरी ऑफ कंडीशनिंग फॉर डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एंड स्पेसिफाइंग द कंडीशनल कंडीशनड
अंडर विच इट इज एक्वायर्ड, मेंटेन्ड एंड एलिमिनेटेड। कौन सी अप्रोच है? आपने कई अप्रोचेस भी सिलेबस में है ना, बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है जी, कॉग्निटिव अप्रोच है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, सीबीटी, ठीक, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, राइट, साइको एनालिटिकल थेरेपी है, फिर यंग की एनालिटिकल थेरेपी है, फिर एडलर का इंडिविजुअलिस्टिक थेरेपीज हैं। क्या कहा जा रहा है? डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एंड स्पेसिफाइंग कंडीशन अंडर विच इट इज एक्वायर्ड। कौन सी चीज? व्यवहार। आंसर होगा बिहेवियरल। रैशनल इमोटिव थेरेपी भी है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पर। रैशनल इमोटिव थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, रैशनल इमोटिव थेरेपी किसने डेवलप करी बताइए? क्या क्या नाम दे रखे हैं? मैस्लो, एलिस, बैंड्यूरा, एरिक्सन। 44 क्वेश्चन। एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस ने अपना खुद का मॉडल ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसको हम एबीसी मॉडल भी बोलते हैं बेटा। ए का मतलब होता है उसमें एंटीसीडेंट, बी का मतलब बिहेवियर, सी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाइए। एलिस डेवलप्ड हिज ओन मॉडल ऑफ बिहेवियर विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल बिहेवियरल इंटेलिजेंस। नहीं बेटा, एबीसी मॉडल मैंने आपको बता दिया। ए का मतलब एंटीसीडेंट, बी का मतलब बिहेवियर, सी का मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। अब भाई इसमें इसका यूज, इसको हम सबसे ज्यादा एज ए टूल फॉर असेसमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स। कौन कौन सा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, ठीक है, उसके उसके डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब काउंसलर्स यूज करते हैं, ठीक, क्लाइंट, ठीक, क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक है। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट समझना चाह रहा है प्रॉब्लम बिहेवियर के। ध्यान से समझो, हम डायग्नोस्टिक किस चीज का कर रहे हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? कोई रेसिपी बनाओ तो उसमें मसाले जो पड़ते हैं वो इंग्रेडिएंट है। लौकी की सब्जी बना रहे हो तो लौकी जो है वो इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। भाई जिस वजह से प्रॉब्लम है उस चीज को स्क्रीनिंग करने के लिए उसकी, ठीक है। चलिए, ये 3 लोग हैं बेटा, ध्यान रखना। एल्बर्ट एलिस, कार्ल रॉजर, विलियम ग्लेजर, ठीक। हाँ, सामग्री हो गई। ये 3 लोग हैं, जरूर इन पर सवाल बनेगा ही बनेगा। पर्सन सेंटर्ड है, ठीक, कार्ल रॉजर, विलियम ग्लेजर, इक्लेक्टिक मॉडल, एल्बर्ट एलिस, ये 3-4 नाम ध्यान रखना, ठीक है। हु डेवलप्ड रियलिटी थेरेपी? अच्छा देखो, रियलिटी थेरेपी, बैंड्यूरा, मैस्लो, विलियम ग्लेजर, एल्बर्ट एलिस। आंसर बताओ। इसका आंसर है डॉक्टर विलियम ग्लेजर। विलियम ग्लेजर, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ना, इस व्यक्ति की अचीवमेंट्स के बारे में और पढ़ना, ठीक है। द थ्योरिस्ट हु डेवलप्ड पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ये बेटा कार्ल रॉजर्स है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, ठीक है जी। यंग की एनालिटिकल थ्योरी है, कार्ल गुस्ताव यंग, ठीक है। अभी होमवर्क दूंगा आपको आज का, टेंशन मत लीजिए। अकॉर्डिंग टू पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस थ्रू हेल्पिंग रिलेशनशिप्स इज गाइडेड बाय द प्रेफरेंस और प्रेजेंस ऑफ 3 बेसिक कंडीशन। कौन कौन सी है वो 3 बेसिक कंडीशन? जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस, चलिए आप बताइए। 3 बेसिक कंडीशन, जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस और एम्पैथी। अभी बता के हटाऊं मैं तो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, यंग के कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ में, तो ध्यान रखना। इसमें आंसर ये होगा कार्ल रॉजर, ठीक। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। यहीं तक रखिए इस सवाल को बेटे, ठीक है।
नेक्स्ट पर आ जाओ. Which approach provides a distinct method of counseling and focus predominantly individuals' unique personal potential to explore creatively, growth, love, psychological understanding. Rational approach to counseling, reality approach to counseling, humanistic approach to counseling, cognitive behavioral therapy, cognitive behavioral approach to counseling. ये चारों अप्रोचेस हैं. ठीक है जी. लेकिन इसमें किस अप्रोच के बारे में बात करी गई है? तो देखो ये जितनी, अब देखो ये अगर कुछ नहीं भी आता, पहली बार ये सवाल आपके सामने आया एग्जाम में, आपको लगा यार इसमें कुछ चीजें जो है वो मैस्लो की हिसाब से. अब मैस्लो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है? ह्यूमनिस्टिक. राइट, ह्यूमनिस्टिक. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. आज के सवाल हो गए हमारे खत्म. मैं जो आपको कह रहा हूं, ठीक है, हाँ जी, मैंने आपको आपके कोर्स में पर्सनैलिटी थ्योरी में एक थ्योरी कराई जिसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, डी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये कॉन्सेप्ट कराया था. इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट कराए थे. आपका होमवर्क ये है, ये जो भी थ्योरी है इसको रिवाइज कर लेना. और है ये थ्योरी पर्सनालिटी की, लेकिन इसका साइकोलॉजी करो, इसका काउंसलिंग में क्या रोल है. और ये पर्सनालिटी की थ्योरी है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ये तुम्हारा होमवर्क है. ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.